नमस्कार दोस्तों। सो अगर आपको इनकम टैक्स से नोटिस रिसीव हुआ है, वैसे तो इनकम टैक्स से कोई नोटिस कोई भी आ जाए या जीएसटी से कुछ आ जाए आप लोग परेशान हो जाते हैं। तो ये समझते हैं, अगर नोटिस इनकम टैक्स से 148 ए में आ गया तो उसके कैसे रिप्लाई करें, या 148 में आ गया या 143 टू में आ गया तो स्क्रूटनी या रीअसेसमेंट है क्या। तो मेरे दोस्तों, डिपार्टमेंट पे आपकी इनकम असेस करने का, उस असेसमेंट को स्क्रूटनी करने का पूरा अधिकार है। तो 148 का नोटिस जो इशू होता है, तो वो 3 ईयर 3 मंथ तक हो सकता है। सपोज फॉर द ईयर 31 मार्च 2021 एंडेड फाइनेंशियल ईयर की बात करें, तो इस वाले फाइनेंशियल ईयर में आपका असेसमेंट ईयर बनता है 21-22। तो वो 3 ईयर 21-22 का असेसमेंट कंप्लीट हुआ 21-22 में। तो वन 3 ईयर फ्रॉम दैट 31 मार्च 23, 24, 25, यानी उनके पास 30 जून 2025 तक का समय है 148 नोटिस इशू करने में। तो मेरे दोस्तों, ये आपको भी होता होगा कि जो है, अगर 50 लाख रुपए से ज्यादा की इनकम स्टेप करिए, क्या ये पीरियड बढ़ जाएगा? बिल्कुल सही समझा आपने। तो अगर असेसमेंट ईयर 1920 की बात करें, जो फॉर द फाइनेंशियल ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 है, तो ये भी टाइम बार्ड हो रहा है 30 जून 2025। तो ये तो हुई नोटिस टाइम बारिंग की। तो नोटिस इशू क्या होता है, कैसे, प्रोसीजर क्या होता है? तो माय डियर फ्रेंड्स, देखिए, एक तो होता है सेक्शन 148 ए। ठीक है, 148 ए में आप पे नोटिस इशू होगा अगर आपने उसका रिप्लाई फाइल कर दिया। तो ये वो उसका ऑर्डर पास करेगा। वो ऑर्डर होता है 148 ए सब क्लॉज 3। ठीक है, ये पहले स्कीम ए बी सी डी होते थे स्मॉल में। अब इस वाले बजट से इसको चेंज कर दिया गया है। तो वो 148 ए में ऑर्डर पास हो। ऑर्डर में आप ए उन्हें माना ही नहीं कि आपने जो कहा है वो गलत है, और उसने 148 का नोटिस इशू कर दिया। तो 148 का नोटिस, जैसे मैंने बताया, 3 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर इशू हो सकता है, और 50 लाख के केसेस में वो 5 ईयर तक इशू हो सकता है। तो ये एक मोटी मोटी सी बात है। अब क्या होता है, ये समय सीमा कहाँ डिफाइन करी हुई है? सेक्शन 149 में डिफाइन की हुई। क्या इसमें कोई अप्रूवल भी चाहिए? हाँ, इसमें एडिशनल कमिश्नर से और ज्वाइंट कमिश्नर से, डायरेक्टर से, ज्वाइंट डायरेक्टर से। तो बेसिकली डिपार्टमेंट पे ये प्रायर अप्रूवल लेते हैं सेक्शन 148 का नोटिस इशू करने, और ये इन पे टाइम बारिंग होती है। तो ये एक प्रोसीजर हुआ कि कैसे कैसे होता है। और जो आप पे नोटिस अगर इस वाले फाइनेंशियल ईयर में आता है, 31 मार्च 2025 आज है, तो 1 ईयर फ्रॉम दैट डेट 31 मार्च 2026 में ये टाइम बार्ड होगा, ये असेसमेंट। तो हमने इस तरीके के केसेस कैसे हैंडल कर रहे हैं, ये हम आपको बताते हैं। केस नंबर 1। एक केस था, किसी क्या रेड हुई। रेड में उसने कच्ची पक्की दोनों तरीके की टैली रखी हुई थी, और उसने मतलब एसएससी को सेल करता था गुड्स। ए पार्ट जो भी पक्के में चेक से पे करता था और चेक से रिसीव करता था, वो उसने ए टैली में रखा हुआ था, और बी टैली में इंक्लूडिंग कैश के ट्रांजेक्शन। तो इस तरीके से उसका अकाउंटेंट दोनों तरीके की टैली मेंटेन कर रहा था। एसएससी की यहाँ रेड हुई, और रेड में आन के इनकम टैक्स असेसमेंट वालों को मेन ओरिजिनल टैली हाथ लग गई, और वो ओरिजिनल टैली डिपार्टमेंट ले गए। तो डिपार्टमेंट ने क्या करा, 133(6) में डिपार्टमेंट पे पावर होती है
तो उनमें जितने भी डाटा क्रेडिटर आ रहे थे जिन्होंने उनसे परचेज करी थी, सेल्स करी थी, उन सबको नोटिस दी कि भाई आप अपनी सब्सटेंटिएट करो कि ये टर्नओवर आपकी कितनी है। तो इस वाले केस में भी यही हुआ। डिपार्टमेंट ने थर्ड पार्टी का जो एविडेंस था वो अगेंस्ट एसएससी इस्तेमाल कर लिया। ये एलिगेशन लगा के 148 में केस ले लिया और केस को किया। तो इस वाले सिनेरियो में हमने किस तरीके से रिप्लाई किया और एसएससी को बचाया। तो बेसिकली एसएससी पे दो तरीके की टैली थी और एसएससी ने टर्नओवर 6 करोड़ 81 लाख जो डिपार्टमेंट कह रहा था, बट एसएससी ने 2 करोड़ 35 लाख की टर्नओवर थी। तो ये डिपार्टमेंट का और एसएससी का जो कुछ डिफरेंस था, एलिगेशन था कि इतने की टर्नओवर आपने कैश की नहीं दिखाई। तो हमारा ये कहना था कि आप या तो इस टर्नओवर पे 4480 में जो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन है उसकी तरीके से टैक्स लगा दो और उस पे 8% के हिसाब से टैक्स कर दो। और साथ में उसे करने से पहले आपको पहले जस्टिफाई करना होगा जो आप ये थर्ड पार्टी की जो आपने टैली यूज कर रहे हैं उसका क्या बेसिस है। तो डिपार्टमेंट को अपना माइंड यूज करना होगा एडॉक बेसिस पे बैठ के। ये इन्वेस्टिगेशन में ये सामने आया कि थर्ड पार्टी ऐसी टैली मेंटेन करती है तो अगेंस्ट एसएससी यूज नहीं कर सकते। तो क्रॉस एग्जामिनेशन और वो एओ को प्रॉपर प्रोसीजर अपनाना होगा। और इस तरीके से ये थर्ड पार्टी की अगेंस्ट यूज किया हुआ ये डायरेक्ट एविडेंस भी नहीं है। इसके फेवर में हमने काफी लीगल रेफरेंसेस भी दिए केसेस के कि ये ऐसे नहीं कर सकते। और हमने इसको टेस्ट चेक किया 44 एडी के हिसाब से भी। और इसमें इस तरीके से जो मटेरियल एविडेंस यूज किए गए हैं क्रॉस एग्जामिनेशन का भी ऑप्शन दिया जाना चाहिए एसएससी को। तो डिपार्टमेंट ने यहाँ पर प्रोसीडिंग ड्रॉप की। ये डिपार्टमेंट ने सारे हर साल की डिफरेंट डिफरेंट फाइनेंशियल ईयर में टैली ली और उसको एसएससी की टर्नओवर से कंपेयर करते हुए डिफरेंस टैक्स कर दिया। एक सेकंड केस आपके सामने डिस्कस करते हैं। इंपॉर्टेंट केस है ये भी। डिपार्टमेंट ने सेक्शन 148 ए में नोटिस इशू किया। वो नोटिस इस बेसिस पे इशू किया गया कि सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन बैंकिंग ने रिपोर्ट करी थी कि आपने कैश विड्रॉ किया। अब बैंक वाले क्या कर रहे थे, वो एसएफटी जो उनको एनुअल इंफॉर्मेशन रिटर्न एआईआर फाइल करनी होती है वो गलत फाइल करती थी बैंक। वो किसी और के भी कैश विड्रॉल सारे एक ही पैन नंबर में रिपोर्ट कर दिए थे। तो इससे सारा कैश विड्रॉल जितना भी बैंक का हुआ था वो उस पर्टिकुलर सेसी बेचारा मारा गया। उसके हैंड में दिख रहा था कि उन्होंने 194 हैंड में कैश विड्रॉ किया है। और बाद में जब एसएससी से हमने जब पता लगा 148 ए में नोटिस आया है तो हमने बैंक के लाइमलाइट में इशू डाला कि भाई ये तो गलत हो जाएगा। एसएससी को टीडीएस का भी फेवर मिल रहा है मगर इनकम टैक्स से एक रवन्ना आ गया कि आपने इतना सारा कैश विड्रॉ किया है। तो हमने बैंक वालों से उसको सही कराने के बाद एसएससी के 26 ईयर्स को अलोंग विद स्टेटमेंट ये सारे डॉक्यूमेंटेशन सबमिट करे एओ के पास जिससे वो 148 का नोटिस विड्रॉ हो गया। तो लीजिए साहब यहाँ पर मैंने 148 ए सब क्लॉज 3 में जो एओ ने ऑर्डर पास किया उससे हमारा 148 का नोटिस विड्रॉ हो गया। एक इंपॉर्टेंट और इन्वेस्टिगेशन की बात करते हैं। थर्ड केस में क्या हुआ, कैश सीज हुआ। दिल्ली में लोकसभा के इलेक्शन थे, विधानसभा के इलेक्शन थे। कैश एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट पे रेस्ट्रिक्शन होती है। तो दिल्ली बॉर्डर पे कैश एसएससी लेके जा रहा था। अनफॉर्चुनेट पुलिस की गाड़ी ने उसको हाथ दे के रोका और उसमें गाड़ी में बहुत पैसा पाया गया और वो कैश इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट वालों ने सीज कर लिया और वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में एज ए एडवांस टैक्स जमा कर दिया। तब इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुई। सिविक सेंटर में ये इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुई। एसएससी से पूछा गया, क्रॉस एग्जामिनेशन किए गए, भाई इतना कैश आप पे कहाँ से आया, क्या बेसिस है। तो एसएससी ने कहा ये कैश मेरा नहीं है, इसमें थर्ड पार्टी का है। तो यहाँ पर एसएससी का क्योंकि जवाब फुल प्रूफ नहीं था तो एओ ने उसको 148 ए में नोटिस इशू करने के बाद 148 में केस स्कूटनी में लगा दिया। तो इस वाले केस में भी प्रॉपर
बिजनेस ट्रांजैक्शन की जो एसएससी का बैंक स्टेटमेंट था, हमने पूरे बैंक स्टेटमेंट की कि कब कब उनने कैश विड्रॉ किया था, उस पर कितना कैश इन हैंड था, उसके बेसिस पे हमने प्रॉपर एसएससी से बुक्स ऑफ अकाउंट मांगी। और क्योंकि उसने प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट का ऑडिट कराया हुआ था, उसमें कैश इन हैंड विड्रॉल करके आ रहा था, कैश इन हैंड आ रहा था उस डेट में, तो हमने एओ को कन्विंस कर दिया और ये 148 का नोटिस जो असेसमेंट था वो कंप्लीट हुआ। एक केस और डिस्कस करते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग केस था ये। तो एसएससी क्या करता था, यहाँ पर कैश पॉइंट सर्विस सेंटर का काम। कैश पॉइंट सर्विस सेंटर क्या होता है मैं बताता हूँ दोस्तों आपको। अगर आपने देखा होगा जगह जगह होर्डिंग लगे होते हैं कि आपने आधार से कैश विड्रॉ करा लो, अपने आधार में कैश जमा करा लो। तो इस तरीके से कैश सर्विस पॉइंट होते हैं जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया गांव गांव दूर दूर रिमोट एरिया में अपने कैश पॉइंट सर्विस सेंटर ओपन कर देते। तो वहां जो वो बिजनेस करने वाला है क्या करता है कि अगर कोई गांव वाला आया, उसने 1 लाख रुपए दिए, तो वो उस पर्टिकुलर अकाउंट में जमा कर देता है और उस पर अपना 100 रुपए 50 रुपए जो भी होता है कमीशन ले लेता है। तो इस तरीके से कैश पॉइंट सर्विस सेंटर होते हैं। इसमें स्टेट बैंक का क्या रोल होता है, वो एक ओडी अकाउंट सीपी सर्विस सेंटर को ओपन करके दे देता है। उस ओडी अकाउंट में बंदा अपना कैश जमा करना कैश निकालने का काम करता रहता है। पूरे दिन में जितना भी नेट कैश डिपॉजिट होता है या विड्रॉ होता है, उतना फिर वो एट द एंड ऑफ द डे स्टेट बैंक में जाके जमा कर देता है। तो इसमें क्या हुआ, जो भी कैश विड्रॉ हुआ या जो भी कैश डिपॉजिट हुआ, वो एसबीआई ने अपने एनुअल इंफॉर्मेशन रिटर्न में एसएफटी ट्रांजेक्शन दिखा दी बंदे की। वो तो मर गया, उसने इतना कैश विड्रॉ भी नहीं किया था, वो तो एक बहुत वाजिब कमीशन पे काम कर रहा था। उसकी ये टर्नओवर मान के एओ ने 140 का नोटिस जमा इशू कर दिया। बात हमारे पे आई, हमने तो कन्विंस करना ही है। तो हम किस तरीके से कन्विंस करा, हमने प्रूव किया कि भाई देखो एसएससी क्या करता है। उसको एसबीआई का जो लाइसेंस मिला हुआ था कैश पॉइंट सर्विस सेंटर का, वो हमने शो करा। तो इस तरीके से ये भी हुआ और नॉर्मली 148 विड्रॉ हो गया। तो लीजिए साहब, हम बेसिकली किस तरीके से करते हैं कि ये एक प्रॉपर, जब तक हम रिप्लाई बना के नहीं देंगे ना, डिपार्टमेंट वाला नहीं मानने वाला। डिपार्टमेंट को कन्विंस करने के लिए हमें दिखाना होगा कि डिपार्टमेंट कह रहा है कि आपने 5 करोड़ 72 लाख रुपीस का कैश विड्रॉ किया और जो आपकी फॉर्म 26 एएस में रिफ्लेक्ट हो रहा है। बैंक ने 194 एन में टीडीएस काटा है क्योंकि बैंक ने तो गलत एसएफटी रिपोर्ट करी भी है। इसका खामियाजा एसएससी को भुगतना पड़ रहा है। तो हम बैंक से भी चैलेंज कर सकते हैं कि भाई अपना एआईआर रिवाइज करिए, तो किसी दूसरे के भी कैश विड्रॉल हमारे पैन नंबर से डाल दिए। तो जब वो करेक्शन करके होके आता है, तो एक्चुअल कैश जो विड्रॉ होता है वो बैंक स्टेटमेंट में दिख रहा होता है, वो मैच हो जाता है, 148 विड्रॉ हो जाता है। तो इस तरीके से हमें कन्विंस करना होता है कि हमारे 26 है, बैंक स्टेटमेंट है, कैश अकाउंट है। और क्योंकि एसएससी एग्रीकल्चर इनकम है, तो एग्रीकल्चर की इनकम है उसका, वो भी इंपॉर्टेंट है कि एग्रीकल्चर इनकम हमारी सिटी से कितनी दूर है। अगर शहर की सीमा से वो 8 किलोमीटर दूर है, 24 किलोमीटर है, तो वो तो एग्रीकल्चर की इनकम है। वो जो भी अपना प्रोड्यूस कर रहा है, वो सारी प्रोड्यूस पे टैक्स नहीं लगने वाला। उस पे उसे 44 एबी पे ऑडिट नहीं कराना चार्टर्ड अकाउंटेंट, क्योंकि वो तो फार्मर है ना। उसने तो कैश विड्रॉ किया, कैश जमा किया, अपनी फसल खरीदी बेची, और बस एक गलती हो गई बैंक की तरफ से, बैंक ने जो है एसएफटी ट्रांजेक्शन में रिपोर्ट कर दी। तो जब ये बातें आई तो ये भी आया कि आपकी तो टर्नओवर बहुत है। टर्नओवर है तो यहाँ पर हमने उसको प्रूव कर दिया कि एसएससी का तो देखो लैंड है, लैंड की खसरा खसोनी में उसका जो है लैंड भी आ रहा है, और प्रॉपर उसको जो है लैंड के फोटो देके उस तरीके से कन्विंस किया। मैंने आपको ये कैश सर्विस पॉइंट का भी एक केस बताया था, उसमें भी बैंक ने विड्रॉ किया था कैश, ये उसी का ही नोटिस है। एक कैश सीज हुआ था साहब दिल्ली में। तो कैश सीज हुआ था तो ये पीसीआईटी ने अप्रूवल दिया है सेक्शन 148 नोटिस इशू करने के केस में। तो यहाँ पर भी हमने इसको कन्विंस कर दिया था कि ये जो
कैश सीज हुआ है, ये कैश एसएससी के बिजनेस प्रोसीड से है। क्योंकि जब इन्वेस्टिगेशन हुई, सम्मन इशू हुआ, एसएससी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के पास गया तो उसको कन्विंस नहीं कर पाया। जब बाद में हमारे पे आया 148 का नोटिस भी निकल गया था, 148 नोटिस इशू करने पे आया, तब हमने उसको प्रॉपर तरीके से कन्विंस किया। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर ये देखिए, मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा पढ़ा करके दिखाता हूँ। देखिए, ये कब की घटना है? 23 मई 2024 की घटना है। आपके द्वारा प्रयोग में लाई गई होंडा एक्टिवा में कुल 11 लाख रुपए की बरामदगी दिल्ली पुलिस द्वारा की गई। कृपया इसकी पुष्टि करें, बताएं धनराशि का सूत्र क्या है। तो श्रीमान ने इसकी बात पुष्टि करता हूं, मेरे द्वारा प्रयोग में लाई गई धनराशि मेरे जो भी मिली है कार में, वो शाम को पकड़ा गया और मैं केशवपुरम थाने से लेकर यहाँ लेके जा रहा था, तो वो प्रॉपर एविडेंस नहीं दे पाए। तो ये इस तरीके से इन्वेस्टिगेशन हुई और पुलिस ने फिर क्या करा, वो जो है कैश इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में एज ए एडवांस टैक्स। तो माय डियर फ्रेंड्स, कैश कैरी नहीं कर सकते, और कैश कैरी करेंगे और कहीं पकड़ा जाएगा तो अगर हमारे पे प्रॉपर एविडेंस नहीं है, तो उसमें भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट या पुलिस जो है कैश का वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सबमिट कर देती है। जब इस तरीके से कैश आता है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होता है, टीडीआईटी टीआईटी, वो सम्मन इशू करता है, एसएससी से पूछता है 131 में कि आप आइए और समय पे बताइए ये कैश का है, और आपसे पूरी इंटरोगेशन होती है। और अगर आप अपनी बात को समर्थ नहीं कर पाते तो वो इन्वेस्टिगेशन आपके एओ पे उसकी रिपोर्ट बना के भेजी जाती है, उसके बेसिस पे भी आपका असेसमेंट कंप्लीट हो जाता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको यहाँ पर 148 ए के जितने भी नोटिस थे उनका किस तरीके से रिप्लाई करना होता है और किस तरीके से उनको समराइज करना होता है, जो कि 148 ए लेवल पे ही विड्रॉ हो जाए अगर हम अपनी बात कंफर्म कर देंगे। अगर 148 का नोटिस इशू हो गया तो आपको अपनी आईटीआर अंडर सेक्शन 148 ए में फाइल करनी है। फिर डिपार्टमेंट जो भी क्वेश्चनर भेजेगा उसके 1 to 1 प्रॉपर ऑनलाइन रिप्लाई फाइल करनी है। क्योंकि देखो, आज की डेट में तो दोस्तों फेसलेस असेसमेंट का जमाना है। आपको नहीं पता लगेगा कि मेरा असेसिंग ऑफिसर कौन है, आपको तो बस रिप्लाई फाइल करनी है। हाँ, आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का रिक्वेस्ट कर सकते हैं, हियरिंग की रिक्वेस्ट कर सकते हैं, जिसमें आपका चेहरा तो सामने दिखेगा, आप अपनी बात को रख सकते हैं, बस इनकम टैक्स ऑफिसर नहीं पता लगेगा वो कोलकाता से बैठा है, बॉम्बे से बैठा है। तो ये बहुत अच्छा स्टेप है मोदी जी का। बट इससे क्या हो रहा है, आप अपनी बात अगर कन्विंस नहीं कर पा रहे क्योंकि आपके डॉक्यूमेंट प्रॉपर तरीके से नहीं सबमिट हुए हैं, प्रॉपर स्कैन करके नहीं जा रहे हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट स्कैन करके नहीं जा रही हैं, जो डिपार्टमेंट ने जानकारी मांगी है सोर्स ऑफ इनकम की वो नहीं जा रही है, तो वो अनएक्सप्लेन कैश क्रेडिट सेक्शन 68 69 का एडिशन करके हाई टैक्स रेट 150 बीबी का टैक्स रेट जो 70% से लेकर 100% टैक्स होता है, तो उस पर भी लगा देते हैं। तो जरूरी है हमें इनको प्रॉपर तरीके से रिप्लाई करें। थैंक यू दोस्तों।